नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट और रूल्स के संबंध में। जो चैप्टर फर्स्ट दिया गया है एक्ट के अंदर प्रारंभिक परिचय धारा 1 से 3 के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें धारा 1 और 3 साथियों मैंने कल वाले वीडियो में आपको समझा दिया था। आज धारा 2 अर्थात डेफिनेशन, इसके बारे में साथियों आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपकी नरेगा के अंदर अब आने वाली जो भी भर्ती होगी अकाउंटेंट से रिलेटेड, उसके अंदर आरटीपीपी एक्ट को शामिल कर लिया गया है। और साथ में जो नए जोनिंग होने वाले जूनियर अकाउंटेंट, उनके लिए आरटीपीपी एक्ट बहुत काम की है। हर अकाउंटेंट को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, तो इसको मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं, तो आप हमसे जुड़े रहना, बने रहना। तो सबसे पहले अपन चलते हैं डेफिनेशन पर साथियों। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं साथियों, जो धारा 2 के अंदर टोटल 22 सब परिभाषा दी गई है। ठीक है, 22 सब परिभाषा दी गई है, अर्थात उप परिभाषाएं दी गई है। अब सबसे पहले तो क्या है, बोली की परिभाषा। बोली मतलब बिड। बिड क्या कहते हैं, 2:1 में दी गई है। बिड क्या होती है साथियों, जो इसमें डेफिनेशन में दिया गया उसमें कहा गया है को जो औपचारिक प्रस्ताव होते हैं जो उपापन संस्था तैयार करती है, इसमें निविदा भी सम्मिलित है, प्रस्तावना अर्थात प्रपोजल भी सम्मिलित है, और कोटेशन भी शामिल है। ये सब क्या कहलाते हैं, बोली कहलाती है। ठीक है, तो बोली का मतलब क्या हुआ, वे दस्तावेज जो उपापन संस्था निविदा के माध्यम में, किसी प्रपोजल के माध्यम में या कोटेशन के माध्यम से आमंत्रित करती है। ठीक है, अगला है साथियों बोली लगाने वाला। साथियों, बोली कौन लगाएगा, बिडर। इसको कहते हैं बिडर, कहते हैं 2 सेकंड, अर्थात एक तो होती है उपापन संस्था, एक होता है बोली लगाने वाला, दूसरा तो वो जो भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, जिसको वो क्या होते हैं, बोली लगाने वाले होते हैं, अर्थात निविदा में जो भाग लेता है। धारा 6 के अंदर ये बताया गया है कि बोली लगाने वाले कौन कौन होता है, और नियम 13 में उल्लेख किया गया। ये साथियों धारा 6 और नियम 13 ये दोनों एक साथ आपको रखनी होगी, और इसकी क्या क्या योग्यता होती है वो धारा 7 में दी गई है। ठीक है, बोली लगाने वाले जो बिडर होते हैं उनकी क्या क्या योग्यता नहीं होती है, वो होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारी कुछ आपको इनमें मिल जाएगी। अगला है बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज। इसकी परिभाषा 2:3 में दी गई है, अर्थात उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज कहलाते हैं। अगला है बोली दस्तावेज, बिडिंग डॉक्यूमेंट। बिडिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है साथियों, 2:4 में दिया गया है। बिडिंग डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया निविदा आमंत्रण करने के लिए जो तैयार दस्तावेज होते हैं, जो कौन करता है, उपापन संस्था करेगी। इसके अंतर्गत वस्तु जो धारा 20 में दी गई है, ये इंपोर्टेंट है साथियों। धारा 20 में ये एक एक चीज का उल्लेख किया गया है। जब आप टेंडर करेंगे, उस टेंडर में कौन कौन सी चीजें आपको शामिल करनी है, वो सब इसमें दिया गया है, एक एक पॉइंट वाइज। और दस्तावेज तैयार करने के जो नियम है वो 36 में दिए गए। ये दोनों आपको साथ देखने पड़ेंगे। और जब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसकी समय सीमा क्या होगी, ये धारा 21 में उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं बोली प्रतिभूति की, जिसे कहते हैं अपन बिड सिक्योरिटी राशि। इसकी परिभाषा साथियों 2:5 में दी गई है। साथियों, जो प्रतिभूति राशि होती है, सिक्योरिटी राशि, साथियों ये दो होती है। टेंडर में दो प्रकार से ली जाती है। एक तो ली जाती है बोली के समय ली जाती है, अर्थात जब अपन टेंडर करते हैं उस समय ली जाती है। दूसरा, जब अपन टेंडर देते हैं, एक तो लेते हैं और देते हैं, समझ रहे हो। लेने का मतलब क्या है, जब अपने को जब टेंडर अप्लाई कर रहे हैं, कोई उपापन संस्था टेंडर जारी करती है उस समय लेते हैं। अब देने का मतलब है जब उसको वर्क ऑर्डर देते हैं तो लेते हैं। ये दो प्रकार की होती है। अब सबसे पहले तो अपन बात करेंगे बिड सिक्योरिटी राशि। तो बोली प्रतिभूति राशि का उल्लेख 42 में दिया गया है। ठीक है, और कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का उल्लेख साथियों दिया गया है नियम 75 में दिया गया है। अब बात कर रहे हैं बोली प्रतिभूति राशि। बोली प्रतिभूति राशि आप कब नहीं लेंगे, यह एमसीक्यू आ सकता साथियों कि बोली प्रतिभूति राशि
जो ली जाती है वो कौन सी राशि के लिए नहीं ली जाती है। एक तो साथियों ये है 10,000 तक वाले उपापन के मामले में आप नहीं लोगे। कहने का मतलब 10,000 से कोई कम का आइटम है तो वहां पे आपको नहीं लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें कहा गया है कि धारा 30 का क, ख और ग के अधीन सीमित बोली के मामले में, कोटेशन के मामले में, मौके पर क्रय के मामले में, एकल स्रोत उपापन के मामले में और प्रतियोगिता बातचीत के मामले में आपको क्या करना है, ये नहीं लेनी है। ठीक है, इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है और आपको जानकारी भी होनी चाहिए। अगला है आपका ये है कि ये लेते कितनी है। अब आपका क्वेश्चन आएगा लेते कितने हैं, तो साथियों ये होती है 2%। अब 2% कौन सी राशि होती है, ये जो भी आपकी बिड की जो आपकी एस्टिमेट अमाउंट निकाला आपने, ठीक है, बिड का जो एस्टिमेट अमाउंट निकाला है उसका 2% होगी। ठीक है, अर्थात जब आप टेंडर करते हैं, मान लो 1 करोड़ की कर रहे हो तो उसका 2% आपको लेना है। ठीक, जब लघु उद्योग होते हैं तो उसका अपन लेंगे 0.5% और लघु उद्योग से भिन्न रुग्ण उद्योग होते हैं उनका 1% लेते हैं। साथियों ये समय समय पर चेंज भी होती रहती है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो अद्यतन जो चेंज होता रहता है जो कि फाइनेंस के साइड पे आपको ये मिल जाएगी। वैसे भी तो ये है, लेकिन ये चेंज भी होती रहती है, इसमें कुछ विशेष एडिशनल भी कंडीशन जोड़ दी जाती है। कभी जैसे कि कोरोना के अंदर क्या हुआ था, इसको रिलीफ किया गया था, इसको नहीं लिया गया था कोरोना के मामले में, उस वक्त के लिए एफिडेविट लिया गया था 50 रुपए पे। तो ये क्या समय पे कभी भी चेंज हो सकती है, ये आपको फाइनेंस के साइड पे देखते रहना है। अब बात ये आती है साथियों, इसकी अवधि कितने की होती है, अवधि कितने की होती है, अवधि कितने की होती है साथियों। इसकी अवधि साथियों मूल बोली या बढ़ाई गई बोली से 30 दिन अधिक होनी चाहिए। ये साथियों ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत मतलब कि टिपिकल चीजें हैं जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ये। तो इसकी जब आपसे पूछा जाएगा बिड जो होती है सिक्योरिटी राशि, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, ये आपको आप बहुत सर्च करेंगे तो बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। तो मैं आपके लिए, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है, मैंने क्या है, मैंने केवल काम ही टेंडर का कर रखा है, इसलिए मुझे हल्का फुल्का नॉलेज है, ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो बोली जो है मूल बोली या बढ़ाई गई बोली से 30 दिन अधिक होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ये बहुत से बिडर में इसमें बहुत सी गलतियां हो जाती है। एक्चुअली क्या है, अपन क्या टेंडर करते हैं, टेंडर करने के बाद अपनी जो अवधि होती है ना वो बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाने के बाद में अपन क्या बिडर को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, ये अपने से गलती हो जाती है, क्योंकि वो 30 दिन से अपने को 30 दिन से अधिक चाहिए जब वो अपनी की लास्ट डेट होगी। ठीक है, बिड की जो लास्ट डेट होगी उससे 30 दिन और अधिक चाहिए अपने को, तो इसका आप विशेष ध्यान रखना साथियों। अगला है कार्य संपादन प्रतिभूति। कार्य संपादन प्रतिभूति ये भी होती है, अर्थात ये क्या होती है, वर्क परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि। अब अपन ने क्या किया, पहली चीज तो उस वक्त अपन ने ये जो राशि है ना बोली प्रतिभूति, ये क्यों ली थी साथियों आपको पता है, ये इसलिए ली थी कि कोई भी मान लो किसी अपन ने टेंडर निकाला कंप्यूटर का और किसी को नॉलेज है रेस्टोरेंट का, तो वो क्या है कि बिड लगा ना सके। यदि बिड लगाता है, फालतू की बिड लगाता है, तो उसकी बिड सिक्योरिटी राशि अपन जब्त कर सके। एक आम आदमी भी मान लो कंप्यूटर का निकला है, एक आम अगर इसको अपन कोई राशि नहीं लेंगे तो कोई भी है ना राह चलता आदमी भी कंप्यूटर पर डाल देगा, साहब मैं ये काम करवा दूंगा कंप्यूटर का, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कहीं से लेकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है, कुछ सिक्योरिटी राशि ले लेते हैं। जब बिड अमाउंट का 2% राशि जब लगती है तो वो आदमी पीछे हट जाता है जिसके पास ये चीज नहीं होती है, बिड की योग्यता नहीं होती है, इसलिए ये चीज ली जाती है कि अपना टेंडर पिटे नहीं। ठीक है, अगला है और सरकार का समय भी खराब ना हो। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि, ये साथियों नियम 75 में दी गई है। जब आप किसी को एक बिडर को फाइनल कर लेते हैं कि ये बिडर फाइनल हो चुका है, तब उसको अपन क्या करेंगे, वर्क ऑर्डर जारी करते हैं। उस वक्त क्या लेते हैं, 5% राशि लेंगे। दो चीज का, जब मामला माल व सेवा का है, गुड्स और सर्विस का मामला है, तो कितना लेंगे, 5% लेंगे। अब बात आती है साथियों, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होते हैं, 5% कौन सी राशि का। जिस राशि, दो चीज राशि होती है, एक तो आपने टेंडर निकाला था उस राशि का, ठीक है, और एक क्या हुआ, जिसका आप वर्क ऑर्डर दे रहे हो
उस राशि का। तो ध्यान रखना, ये जो होती है सबसे ज्यादा गलती यही होती है, यही करते हैं सब लोग। जो वर्क ऑर्डर निकाला उसका 5% लेना है आपको। कितना? वर्क ऑर्डर निकाला उसका 5% लेना है। अगला है 10% कब होगी ये? 10% साथियों ये होगी संक्रम। संक्रम क्या होता है साथियों? वर्ष के मामले, कोई निर्माण के मामले होते हैं वहां पर आपको 10% लेना है। 1% साथियों लघु उद्योग के मामले लेना है, 2% लघु उद्योग से भिन्न के मामले में। और साथियों ये चीज भी समय समय पर चेंज होती रहती है, इसलिए आपको अपने नियमों से अपडेट रहना होगा। अगली बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्स नीलाम पद्धति की बात करते हैं। ये 2.6 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, अर्थात जो रियल टाइम परचेजिंग अर्थात वास्तविक समय जो क्रय होता है वो होता है। सबसे कम बोली लगाने वाले का इसमें चयन होगा। 3 से कम बोली लगाने होने पर इसको रद्द भी किया जा सकता है। बोली लगाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस दिया जाना चाहिए। यदि आप ये पद्धति लेते हैं तो आपको 7 दिवस देने होंगे साथियों। अगला बात करते हैं साथियों माल। ये साथियों कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है माल या गुड्स की डेफिनेशन कौन सी परिभाषा में दी गई है। तो 2.7 में आपको बताना है। 2.7 में परिभाषा। अब इसमें माल में क्या क्या साथियों? समस्त वस्तुएं, सामग्री, कच्ची सामग्री भी इसमें है, स्पेयर भी है, उपकरण भी है, सॉफ्टवेयर भी है, मशीनरी, उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, यान, वायुयान, जलयान इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? गुड्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं बोली लगाने के लिए आमंत्रण, इनविटेशन टू बिड। क्या होता है? इनविटेशन और बिड, ये 2.8 में दी गई है। निविदा का नोटिस होता है तथा प्रस्तावना या प्रपोजल कहलाता है। आप ये देखना न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सी निविदाओं के वो निकलती है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है कि आज ये टेंडर हुआ इस ऑफिस में वो। तो ये क्या होता है? ये साथियों एक प्रपोजल होता है, प्रस्तावना होती है, निविदा का एक नोटिस होता है जो न्यूज़पेपर में भी डालना आवश्यक होता है। उसके लिए कौन से न्यूज़पेपर में डालना है ये सब मैं बाद में आपको आगे के उसमें बताऊंगा वीडियो के अंदर। ये भी फिक्स किया गया है इतने अमाउंट तक का इस न्यूज़पेपर में डालना, इसका इस न्यूज़पेपर में डालना है। ये सब कुछ क्लियर किया गया आरटीपीपी में, इसलिए आरटीपीपी बहुत टफ है साथियों। अगला है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। ये साथियों 2.9 में दी गई है। राजपत्र में जो प्रकाशित किया जाता है वो नोटिफिकेशन होता है। विहित प्रेस्क्राइब होता है 2.10 में दिया गया, जो नियमों में उल्लेखित है वही विहित होता है। अब अगली है साथियों डेफिनेशन 2.11 में दिया गया है पूर्व अर्हता, प्री क्वालिफिकेशन। ये साथियों ये की जाती है बोली की पहचान करने के लिए, बोली के आमंत्रण से पूर्व, और धारा 18 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अब प्री क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या दस्तावेज होंगे ये 2.12 में दिया गया। ये कौन करेगा? उपापन संस्था तैयार करेगी। अब बात करते हैं साथियों उपापन या लोक उपापन। इसकी परिभाषा दी गई है साथियों 2.13 में दी गई है। बिना प्रतिफल के कोई भी माल या सेवा का अर्जन शामिल नहीं है। इसमें ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपोर्टेंट है साथियों। कोई भी टेंडर कर रहे हैं, कोई भी उपापन कर रहे हैं, जब तक आप कोई प्रतिफल नहीं लेंगे तब तक ये क्या कहलाएगा? ये उपापन नहीं कहलाएगा। आपको कुछ ना कुछ प्रतिफल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई फीस लेनी पड़ेगी, तभी ये उपापन कहलाएगा। उपापन संविदा, प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये साथियों 2.14 में दिया गया। ये दो के बीच होता है, उपापन संस्था और सफल बोलीदाता। कहने का उपापन और संविदा, प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रोक्यूरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जिसको अपने सफल हुआ है बोलीदाता, और किस किस के मध्य होगा? ये उपापन संस्था के और सफल बोलीदाता के। अगला है उपापन प्रक्रिया, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। उपापन प्रारंभ से लेकर रद्द करने तक का जो भी कुछ होता है वो सब इसमें आता है साथियों, पूरा प्रोसेस इसमें आ जाएगा। अगली डेफिनेशन है साथियों उपापन संस्था की। इसे कहते हैं प्रोक्यूरमेंट एंटिटी। ये कहलाता है साथियों 1060 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, ये कंपटीशन के भी हिसाब से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पूछा जाए कि उपापन संस्था किसे कहते हैं तो आपको बता देना है कि धारा 3.2 में निर्दिष्ट संस्था उपापन संस्था कहलाती है। और जब यह पूछा जाए कि उपापन संस्था की परिभाषा कहां दी गई है तब आप बताओगे 2.16 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि उपापन संस्था राज्य सरकार का कोई भी विभाग या कार्यालय होगा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम होगा,
संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति समेकित निधि से हो वो होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसाइटी या न्याय या स्वायत्त निकाय ये कहलाएंगे। अन्य संस्था जिसे राज्य सरकार की अधिसूचना से बनाए जाए ये सब क्या कहलाएंगे साथियों, उपापन संस्था कहलाएगी। अब बात करते हैं अपन निजी भागीदारी, इसकी परिभाषा 217 में दी गई है। अब अगला है साथियों दर संविदा, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप इंपॉर्टेंट के रूप में नोट कर लेना कंपटीशन के साथ से भी, ठीक है। दर संविदा साथियों ये रेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है, ये 218 में इसकी परिभाषा दी गई है। ये साथियों क्या होता है दर संविदा? सर साथियों दर संविदा एक करार और या इसको एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, करार होता है या एग्रीमेंट करते हैं वो दर संविदा कहलाएगी। ये कुछ 20 शर्तें होती है उसके अंदर किया जाता है। धारा 36 में इसका उल्लेख किया गया, नियम 29 में इसका उल्लेख किया गया है। धारा 36 और नियम 29 में क्या दिया गया साथियों, दर संविदा का उल्लेख किया गया। जब आप दर संविदा खुली पद्धति से नहीं करते हैं तो अन्य पद्धति से कर सकते हैं, लेकिन उसको कारण अंकित करना होगा। सामान्यतः साथियों ये कितने वर्ष के लिए होती है? साथियों दर संविदा सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होती है, ध्यान रखना। अधिकतम आप इसको 2 वर्ष कर सकते हो, ठीक है। इसकी विद्यमानता पर 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यदि विद्यमानता है तो इसको अपन कब तक बढ़ाया जा सकता है? 3 माह तक। तो कंपटीशन में भी ये पूछा जा सकता है कि दर संहिता को कब तक बढ़ाया जा सकता है? 3 माह तक। सामान्य कितना रहता है? 1 वर्ष। अधिकतम कितना रहता है? 2 वर्ष। और दर संहिता का उल्लेख कहाँ किया गया? नियम 29 और धारा 36 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अपन रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाला, यह धारा 19 में इसका उल्लेख किए, तो धारा 19 में इसका उल्लेख है, 219 में इसकी परिभाषा दी गई है। अब बात करते हैं सेवा, ये साथियों सेवा इंपोर्टेंट है, आप इसको कंपटीशन के हिसाब से भी नोट कर लेना। सेवा अर्थात सर्विस 220 में इसका उल्लेख किया गया। सेवा का मतलब हो गया जब माल या संक्रम से भिन्न उपापन, ठीक 3 उपापन होते हैं, पहला होता है माल, दूसरा होता है सेवा, तीसरा होता है संक्रम। जब माल और संक्रम आ गए तो जो बच गया क्या? सर्विस। तो इन 2 के अलावा जो होता है वो क्या कहलाता है? सेवा कहलाएगा। शारीरिक, अनुरक्षण, वर्तिक, बौद्धिक, परामर्श, सलाहकारी सेवाएं, ये सारी क्या कहलाती है? सेवाएं कहलाती है, ठीक है साथियों। अगला है उपापन की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्यूरमेंट। ये साथियों सबसे एंड में जो आपकी जो डेफिनेशन है 221 में इसकी परिभाषा दी गई है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। उपापन की विषय वस्तु 3 होती है, सबसे पहले माल होना चाहिए, दूसरा संक्रम होना चाहिए, तीसरा सेवा होना चाहिए अर्थात गुड्स होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। आपको ये अंकित करना पड़ेगा कि किस चीज के लिए वो टेंडर आप कर रहे हो। अगला संक्रम अर्थात वृक्ष, ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा, इसको नोट कर लेना। 222 में इसकी परिभाषा दी गई है। संक्रम का मतलब होगा सन्निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, पुनः निर्माण का कोई काम होता है, कोई विध्वंस का काम होता है, कोई मरम्मत का काम होता है, कोई नवीनीकरण का होता है, कोई रेलवे, सड़क, राजमार्ग का काम करना होता है, वो सब क्या कहलाता है साथियों? वृक्ष का काम कहलाता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको बता देता हूं, जो कि मैंने अभी जो जितनी बताई है उसमें से सबसे ज्यादा आप कौन से कंपटीशन के हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब से आपको जानकारी रखनी है। सबसे पहले है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यह लागू कब होता? 26/1/2023 को था, 26 जनवरी 2023 को। विस्तार संपूर्ण राजस्थान में साथियों, भारत मत कर देना इसको, संपूर्ण राजस्थान में। परिभाषा साथियों बोली प्रतिभूति की परिभाषा 2.5 में दी गई है, ठीक है, ये आपको याद करना। इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम की परिभाषा सकती है 2.6 में दी गई है। माल की परिभाषा साथियों 2.7 में दी गई है। पूर्व अवस्था की 2.11 में दी गई है। उपापन या लोक उपापन की परिभाषा 2.13 में दी गई है। उपापन संस्था की 2.16 में दी गई है। दर संहिता की 2.18 में दी गई है। सेवा की 2.20 में दी गई और संक्रम की 2.22 में दी गई है। तो ये साथियों सारी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।